बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स पढ़ेंगे जिसको हम एनटीडी भी बोलते हैं। ठीक है, देखें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं। एक को हम स्पाइना बिफिडा ओकल्टा बोलते हैं एसबीओ, और दूसरे को हम स्पाइना बिफिडा एपर्टा बोलते हैं। ठीक है ना। ओकल्टा देखें, ओकल्ट का क्या मतलब होता है? हिडन। ठीक है, ओकल्ट हिडन, इसलिए इसको स्पाइना बिफिडा ओकल्टा कहते हैं। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, ये होती है क्लोज्ड और हिडन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ठीक है ना, इसीलिए इसको दूसरे लफ्ज़ों में क्लोज्ड स्पाइना बिफिडा भी बोलते हैं। ठीक है, अब स्पाइना बिफिडा ओकल्टा में क्या होता है, उसमें इनकम्प्लीट क्लोजर होती है किसकी? 1 और 2 वर्टिब्रल डिफेक्ट्स की इनकम्प्लीट। देखें वर्टिब्रा जो होते हैं ना, वर्टिब्रा में डिफेक्ट आता है और वो क्लोज नहीं हो पाता। ठीक है ना, पोस्टीरियर वर्टिब्रल आर्च में इस तरह। ठीक है ना, तो इस तरह की सिचुएशन बनती है, डिफेक्ट बन जाता है। मैं अभी आपको डायग्राम दिखाऊंगा, आप उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखें स्पाइना बिफिडा ओकल्टा में देयर इज़ नो हर्निएशन, यानी कि इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ 1 और मोर वर्टिब्रल आर्चेस विदाउट एनी हर्निएशन। ठीक है ना, देयर इज़ नो हर्निएशन ऑफ किसकी? मेनिंजिस और स्पाइनल कॉर्ड की। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड और मेनिंजिस की कोई हर्निएशन इसमें नहीं होती ओकल्टा में। ठीक है ना। स्पाइना बिफिडा ओकल्टा जो होती है इसमें क्या होता है, इसमें टुफ्ट ऑफ हेयर आपको मिलेगा स्किन में, और डिम्पलिंग मिलेगी, और हर्निएशन आपको नहीं मिलेगी मेनिंजिस और स्पाइनल कॉर्ड की। बट याद रखें देयर इज़ डिफेक्ट इन पोस्टीरियर वर्टिब्रल आर्च। ठीक है ना। उसके अलावा देखें जो स्पाइना बिफिडा एपर्टा है, दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मेनिंगोसील। ठीक है, मेनिंगोसील में क्या होता है? हर्निएशन ऑफ मेनिंजिस ओनली। ठीक है, और माइलो मेनिंगोसील, माइलो का क्या मतलब है? स्पाइनल कॉर्ड। मेनिंगो का क्या मतलब है? मेनिंजिस। तो इसमें क्या होती है? हर्निएशन होती है बोथ मेनिंजिस की और स्पाइनल कॉर्ड की, और माइलोशिसिस। ठीक है ना। तो ये मैं आपको डायग्राम से भी क्लियर कर देता हूँ। तो ठीक है ना, ये देखें अगर आप इसमें गौर करें, यहाँ पे कुछ फिगर्स हैं। सबसे पहले नीचे नॉर्मल स्पाइन है, ठीक है ना, और उसके बाद यहाँ पे स्पाइना बिफिडा ओकल्टा दिखाया गया है, और इसमें मेनिंगोसील दिखाया गया है, और माइलो मेनिंगोसील दिखाया गया है। ठीक है ना। तो ये देखें नॉर्मल स्पाइनल कॉर्ड में देखें ये हमारी ड्यूरा मैटर है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, और ये पोस्टीरियर वर्टिब्रल आर्च है। ठीक है ना, पोस्टीरियर वर्टिब्रल आर्च है। ठीक है, और ये एंटीरियर वर्टिब्रल आर्च है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये जो है सैजिटल सेक्शन है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है। देखें यहाँ पे आपको कोई भी बिल्कुल नॉर्मल एनाटॉमी नज़र आ रही है आपको। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें ये है स्पाइना बिफिडा ओकल्टा। स्पाइना बिफिडा ओकल्टा में आप देखेंगे तो देखें पोस्टीरियर वर्टिब्रल आर्च पे एक डिफेक्ट आपको नज़र आ रहा है इसमें, लेकिन यहाँ पे कोई मेनिंजिस की या स्पाइनल कॉर्ड की हर्निएशन नज़र नहीं आ रही। ठीक है, इसीलिए इसको स्पाइना बिफिडा ओकल्टा बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह में ये है मेनिंगोसील। मेनिंगोसील में आप देखें ट्रांसवर्स सैजिटल सेक्शन में भी देखें तो ये देखें मेनिंजिस बाहर आई हुई है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड अपनी जगह पे इंटैक्ट है। ठीक है ना, स्पाइनल कॉर्ड की हर्निएशन नहीं है इसमें सिर्फ मेनिंगोसील है, मेनिंजिस की हर्निएशन है। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि जो पोस्टीरियर वर्टिब्रल आर्च में डिफेक्ट भी नज़र आ रहा है इसमें आपको, और सिर्फ मेनिंजिस की ट्रांसवर्स सेक्शन में भी मेनिंजिस आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। स्पाइनल कॉर्ड अपनी जगह पे इंटैक्ट है। फिर माइलो मेनिंगोसील है। माइलो मेनिंगोसील में सैजिटल सेक्शन में देखें आप तो ये आपको स्पाइनल कॉर्ड भी ये देखें हर्निएशन होके बाहर आया हुआ है, और मेनिंजिस भी बाहर आई हुई है। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं माइलो मेनिंगोसील। ये देखें ट्रांसवर्स सेक्शन में भी आप देखें स्पाइनल कॉर्ड भी बाहर आया हुआ है, और ये देखें ये मेनिंजिस भी बाहर हर्निएट कर रही हैं पोस्टीरियर वर्टिब्रल आर्च के डिफेक्ट के थ्रू। तो ये डिफरेंस है तीनों में। अब हम ये मेनिंगोसील, माइलो मेनिंगोसील और माइलोशिसिस पे डिस्कशन करेंगे। देखिए मेनिंगोसील सबसे पहले हम पढ़ते हैं। देखिए मेनिंगोसील जो है हमने पहले भी कहा हर्निएशन ऑफ मेनिंजिस
थ्रू पोस्टीरियर वर्टिब्रल आर्च डिफेक्ट। मैंने आपको अभी पिक्चर भी दिखा दी, ठीक है। देखें ये इसमें क्या होता है, एक सिस्टिक सेक होता है, सिस्टिक सेक बन जाता है मेनिंजियल कवरिंग के साथ, और क्या होता है वो उस सेक में फिर क्लियर फ्लूइड होता है, वो CSF होता है क्लियर CSF के साथ, ठीक है। इसमें क्या होती है, नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड होती है, और स्पाइनल कॉर्ड न सिर्फ नॉर्मली डेवलप्ड होती है बल्कि नॉर्मल पोजीशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड होती है, आप मिलेगी आपको इन स्पाइनल कैनाल में, ठीक है। जो स्वेलिंग है दैट इज दैट विल फ्लक्चुएट, ठीक है, यानी कि फ्लक्चुएटिंग मिड लाइन स्वेलिंग होती है, ठीक है। और इट कंटेन्स क्लियर फ्लूइड इन यानी कि CSF, जिसकी वजह से ये ब्रिलियंटली ट्रांसइल्यूमिनेंट होती है, ठीक है। अगर आप इसकी ट्रांसइल्यूमिनेशन करेंगे तो ये आपको ब्रिलियंटली ट्रांसइल्यूमिनेंट नज़र आएगी। अच्छा, एग्जैक्ट लोकेशन क्या होती है मेनिंगोसील की, ये अलोंग द वर्टिब्रल कॉलम इन लोअर बैक होगी, ठीक है। ट्रांसइल्यूमिनेशन टेस्ट आप परफॉर्म करेंगे, वही अगेन दोबारा रिपीट हो रही है बात, तो ये पॉजिटिव होगा, ब्रिलियंटली ट्रांसइल्यूमिनेंट होगा। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, एक्सरे से वर्टिब्रल आर्च डिफेक्ट आपको ऑब्वियस नज़र आएगा, ठीक है। इसी तरह मैनेजमेंट ऑफ मेनिंगोसील में देखें, कुछ केसेस में, सम केसेस में हम इमीडिएट सर्जरी करते हैं, सम केसेस में हम डिलेड सर्जरी करते हैं। अब कौन से केसेस में हम इमीडिएट सर्जरी करते हैं, फॉर एग्जांपल इमीडिएट सर्जरी उस वक्त करेंगे जब जो स्किन कवरिंग होगी ना वो थिन होगी, बिल्कुल पतली सी स्किन कवरिंग होगी सिस्ट के इर्द गिर्द, सिस्ट के इर्द गिर्द स्किन कवरिंग पतली होगी, या फिर लीकिंग CSF हो, यहाँ से CSF लीक हो रहा हो कतरा कतरा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होता है, उस रिस्क ऑफ इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए हम इमीडिएट सर्जरी करते हैं। अब देखें डिलेड सर्जरी कहाँ करते हैं, देखें जब हम थिन स्किन में, ये थिक नहीं है, ये थिन है भाई, एक मिनट, ये थिन है, ठीक है, दिस इज थिन स्किन कवरिंग, ठीक है ना। देखें अगर तो स्किन कवरिंग थिक हो ना, तो हम डिलेड सर्जरी करते हैं, क्योंकि थिक स्किन कवरिंग है तो इन्फेक्शन का कोई ख़तरा नहीं है, रप्चर का कोई ख़तरा नहीं है, ठीक है। यानी कि फुल थिकनेस स्किन कवरिंग हो तो हम क्या करते हैं, हम डिलेड सर्जरी करते हैं। और अगर पेशेंट एसिम्टोमेटिक हो विथ नॉर्मल न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग्स तो भी हम डिलेड सर्जरी करते हैं। तो ये है मैनेजमेंट ऑफ मेनिंगोसील। ये देखें यहाँ पे अगर आप करीब से देखें तो क्या होगा, यहाँ से अगर आप करीब से देखें तो ये देखें यहाँ से ये मेनिंजिस की लेयर आ रही है और मेनिंजियल हर्निएशन नज़र आ रही है आपको, ठीक है, जबकि स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल एग्जैक्ट अपनी जगह पे बैठा हुआ है, ठीक है ना। अब इस मेनिंजिस के ये मेनिंजिस फिर लेयर क्या बनाती है, सिस्टिक स्वेलिंग बनाती है, जिसके अंदर फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड में CSF होता है जो कि क्लियर होता है, ठीक है ना। अब इसकी वजह से क्लियर CSF होने की वजह से क्या होती है, ये ब्रिलियंटली ट्रांसइल्यूमिनेंट होती है, ठीक है ना। और ये इसकी यहाँ पे लोकेशन देखें, ये बैक है पेशेंट की, और ये देखें ये मिड लाइन स्वेलिंग है, ये लोअर वर्टिब्रल बैक पे, ये बटक्स हैं, ठीक है। तो बिल्कुल देखें आप, ये ट्रांसइल्यूमिनेंट भी शाइनी एक स्वेलिंग नज़र आ रही है, जो कि अगर आप इसकी ट्रांसइल्यूमिनेशन करेंगे तो बिल्कुल ये टॉर्च की तरह जलेगी। ये देखें इस पेशेंट की हमने क्या किया, जो मेनिंगोसील थी, मेनिंगोसील को हमने क्या किया, ट्रांसइल्यूमिनेशन टेस्ट किया, तो ये देखें कितनी ब्राइट शाइनी आपको नज़र आ रही है, ठीक है ना। तो ये था क्या है, ये मेनिंगोसील, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास माइलोमेनिंगोसील, ठीक है। माइलोमेनिंगोसील देखें जो है इसको मैं MMC बोलता हूँ, सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। देखें इट इज़ मोर सीवियर फॉर्म ऑफ डिस्रेफिज्म, ठीक है ना, और इट इन्वॉल्व्स वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, यानी कि ये स्टेटमेंट है, मोर सीवियर फॉर्म ऑफ डिस्रेफिज्म इन्वॉल्विंग वर्टिब्रल कॉलम। इसमें क्या होता है, हर्निएशन ऑफ बोथ मेनिंजिस एंड स्पाइनल कॉर्ड। इंसिडेंस क्या है, 1 in 4000 लाइफ बर्ड्स में ये होती है माइलोमेनिंगोसील। इसके अलावा साइड क्या है, लुम्बोसैक्रल रीजन में ये होती है। और देखें कि जो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन जो है माइलोमेनिंगोसील की वो बहुत कॉमन है। 1 चाइल्ड अफेक्टेड, अगर किसी औरत का एक चाइल्ड को माइलोमेनिंगोसील हुआ है तो दूसरे चाइल्ड के होने के चांसेस 3 से 4% हैं। अगर किसी औरत के 2 चाइल्ड्स को माइलोमेनिंगोसील हुआ है तो तीसरे चाइल्ड को होने के 10% चांसेस हैं, ठीक है ना। तो ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है,
ठीक है। अब ये क्यों होती है इट इज़ एसोसिएटेड विद फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, ठीक है ना, यानी कि न्यूरल ट्यूब्स आर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स आर एसोसिएटेड विद फोलिक एसिड डेफिशिएंसी स्पेशली माइलोमेनिंगोसील, याद रखें, ठीक है। तो इशियोलॉजी में मैंने बताया जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन है। हाई रिस्क केसेस कौन से होते हैं, हाई रिस्क केसेस जो होते हैं उनमें हम क्या देते हैं, फोलिक एसिड का यूज़ कराते हैं उन पेशेंट से। इट कैन प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स बाय 50%, 50% कम होते हैं, कंप्लीट ख़त्म ये भी नहीं कर पाता। तो डोज कितनी होनी चाहिए फोलिक एसिड की, 4.4 mg, 0.4 mg OD ये डोज है। और ये किन किन को देनी चाहिए, ऑल फीमेल्स ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज, यानी या फिर जो औरतें प्रेग्नेंट होने वाली हों उनको देते हैं, ठीक है। अब देखें कि जो बहुत सारी ड्रग्स हैं जिनकी वजह से ये क्या होता है, माइलोमेनिंगोसील होने के खतरात होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें जो टॉप पे जो ड्रग्स हैं वो हैं एंटी एपिलेप्टिक्स, ठीक है ना, एंटी एपिलेप्टिक्स मेटरनल यूज़, अगर माँ एंटी एपिलेप्टिक्स ले रही हो तो उनके जो पैदा होने वाले बच्चों में फ्यूचर में माइलोमेनिंगोसील हो सकता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। इसमें टॉप में निमोनिक है PCT, PVP से फेनिटोइन, कार्बामेजापिन और ट्राइमेथोप्रिम, सल्फामेथोक्साजोल, फिनोबार्बिटोल, प्रीमिडोन और वाल्प्रोएट, ये सारी की सारी जो है ड्रग्स एसोसिएटेड हैं माइलोमेनिंगोसील के साथ। अब क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, अपार्ट फ्रॉम CNS डिसफंक्शन, इसमें CNS डिसफंक्शन तो होता ही होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डिसफंक्शन तो होता ही होता है, साथ साथ गट की डिसफंक्शन, GIT की डिसफंक्शन और जेनेटो यूनिट्रिक की डिसफंक्शन, GIT की डिसफंक्शन और स्केलेटल मसल की भी डिसफंक्शन आपको नज़र आएगी, ठीक है ना। देखिए न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन जो है वो दैट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ द माइलोमेनिंगोसील, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन एसोसिएटेड लेयंस जो मैंने आपको यहाँ बता दिए, ठीक है। तो क्या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इज एसोसिएटेड विद साइट ऑफ द माइलोमेनिंगोसील और एसोसिएटेड लेयंस, ठीक है ना। यहाँ पे इस पेज को भी आप रोक के देख सकते हैं। अगर करीब से देखें तो ये देखें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स बताए गए हैं, उसके सब टाइप्स स्पाइना बिफाइडा ओकल्टा और बाकी ये जो एपर्टा में आते हैं मेनिंगोसील, माइलोमेनिंगोसील, माइलोशिस, ठीक है ना, एनिन्सेफेली, ठीक है। देखें जो न्यूरोपोर्स होते हैं ना, दे फेल टू फ्यूज़ इन द 4th वीक, जिसकी वजह से क्या होता है, persistent connection between amniotic cavity AC and SC के बीच में, amniotic cavity और spinal cord के बीच में कनेक्शन persist रहता है, ठीक है ना। जब persist रहता है तो फिर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स बन जाते हैं। इट इज़ एसोसिएटेड विद मैटरनल डायबिटीज़ और फोलेट डिफिशिएंसी, ठीक है ना। इंक्रीज होता है इसमें अल्फा फिटोप्रोटीन इन एमनियोटिक फ्लूइड अल्फा फिटोप्रोटीन रेज होते हैं। मैटरनल सीरम में भी एमनियोटिक फ्लूइड रेज होते हैं। देखिए एमनियोटिक फ्लूइड कहाँ रेज होते हैं, AFP कहाँ रेज होते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड में और मैटरनल सीरम में, ठीक है ना। 2 जगहों पे आपको अल्फा फिटोप्रोटीन्स रेज मिलेंगे, ठीक है ना। अच्छा सही है, एक्सेप्ट किस में अल्फा फिटोप्रोटीन्स नॉर्मल है, स्पाइना बिफिडा ओकल्टा में आपको अल्फा फिटोप्रोटीन्स नॉर्मल मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी सब में क्या है, बाकी सब में एबनॉर्मल रेज मिलेंगे, ठीक है। अब इंक्रीज एसिटाइलकोलिन स्टीरेज इन एमनियोटिक फ्लूइड इज अ हेल्पफुल कंफर्मेटरी टेस्ट, ठीक है। तो एसिटाइलकोलिन जो है एमनियोटिक फ्लूइड में अल्फा फिटोप्रोटीन तो रेज होता ही होता है, लेकिन साथ साथ एसिटाइलकोलिन स्टीरेज भी रेज होता है, ठीक है ना। अब देखें स्पाइना बिफिडा ओकल्टा फेलियर ऑफ कॉर्डल न्यूरोपोर टू क्लोज बट नो हर्निएशन, ये मैंने पहले भी बताया, यूजुअली सीन एट द लोअर वर्टिब्रल लेवल्स, ड्यूरा इज इंटेक्ट एसोसिएटेड विद टूफ्ट ऑफ हेयर एंड स्किन डिंपल एट द लेवल ऑफ बोनी डिफेक्ट, ठीक है ना। ये देखें स्पाइना बिफिडा ओकल्टा टूफ्ट ऑफ हेयर है एंड डिंपल है एट द लेवल ऑफ डिफेक्ट, पोस्टीरियर वर्टिब्रल आर्च पे डिफेक्ट है, ड्यूरा इंटेक्ट है, स्पाइनल कॉर्ड इंटेक्ट है, देयर इज नो हर्निएशन, इसको स्पाइना बिफिडा ओकल्टा कहते हैं। उसके बाद मेनिंजिस बट नो न्यूरल टिश्यू हर्निएट थ्रू द बोनी डिफेक्ट एसोसिएटेड विद स्पाइना बिफिडा सिस्टिका, इधर नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो जी ठीक है ना, ये देखें ये मेनिंगोसील क्या है, ये देखें ये वर्टिब्रा है, बॉडी एंटीरियर आर्च पोस्टीरियर आर्च, ठीक है। पोस्टीरियर आर्च से ये देखिए पूरे की पूरी मेनिंजिस बाहर आई हुई है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड और न्यूरल टिश्यू अपनी जगह पे इंटैक्ट है, इसीलिए इसको सिस्ट बनाती है ना, इसीलिए स्पाइना बिफिडा सिस्टिका बोलते हैं, ठीक है ना। स्किन डिफेक्ट हो सकता है, और ये देखें ये स्किन डिफेक्ट, इस तरह का स्किन डिफेक्ट बना हुआ है, ठीक है। अच्छा उसके बाद
तीसरा है मेनिंगोमाइलोसिस, मेनिंजेस इन न्यूरल टिश्यू बोथ इजी कॉर्डाक्विना हर्निएट थ्रू द बोनी डिफेक्ट, ठीक है। मेनिंगोमाइलोसिस, माइलोमेनिंगोसिल भी कहते हैं इसको, एमएमसी, ठीक है। ये देखें स्पाइनल कॉर्ड भी हर्निएट किया हुआ है, और क्या किया हुआ है, इसको हमने ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे ना तो स्पाइनल कॉर्ड का एक वो इधर नजर आएगा, ठीक है। आप इमेजिन करें कि हमने एक पेशेंट की ट्रांसवर्स सेक्शन ली हुई है, ठीक है, तो इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड देखें हर्निएट किया हुआ है, मेनिंजेस देखो हर्निएट किए हुए हैं, ठीक है ना। तो स्किन में देखें थिन स्किन हो सकती है और एब्सेंट भी हो सकती है इसमें, ठीक है ना। तो ये जो है ये सबएरेक्नॉइड स्पेस है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बाकी इन्होंने जो है माइलोशिसिस इज आल्सो नोन एज रेशिशिसिस, माइलोशिसिस इट इज़ एक्सपोज्ड अनफ्यूज न्यूरल टिश्यू विदाउट स्किन, मैंने इसमें स्किन होती ही नहीं है माइलोशिसिस में, ठीक है। इट इज़ एक्सपोज्ड न्यूरल टिश्यू अनफ्यूज, ठीक है ना। एनएनसेफेली फेलियर ऑफ रोस्ट्रल न्यूरोपोर टू क्लोज, ठीक है ना। देखें स्पाइनल बिफिडा ओकल्टा में हमने फेलियर ऑफ कॉर्डल न्यूरोपोर टू क्लोज कहा था ना, एनएनसेफेली में फेलियर ऑफ रोस्ट्रल न्यूरोपोर टू क्लोज है। नो फॉर ब्रेन, ओपन क्रेनियम, क्लिनिकल फाइंडिंग्स पॉलीहाइड्रोमिनियोस, नो स्वेलोइंग सेंटर इन ब्रेन, ठीक है। तो इसको आप रोक के डायग्राम भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे असल में होते क्या हैं, कंजेनिटल एंड डेवलपमेंटल एनोमलीज की सब टॉपिक्स हैं। इसमें सबसे पहले डिसरेफिज्म है, देखें डिसरेफिज्म, जैसे डिसरेफिज्म हो गया, जैसे इंसेफेलोसील हो गया, जैसे हाइड्रोसेफलस हो गया या फिर चेरी मेल फॉर्मेशंस हो गए। तो मैं आपको अभी चार्ट बना के दिखाता हूँ इसके बाद, लेकिन उससे पहले देख लें कि जो डिसरेफिज्म होती है ना, डिसरेफिज्म इट इज़ डिफेक्ट्स ऑफ फ्यूजन ऑफ न्यूरल ट्यूब को क्या कहते हैं हम, डिसरेफिज्म बोलते हैं, ठीक है ना। डिसरेफिज्म, इसमें देखें डिसरेफिज्म में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, इसमें हमारी शामिल होती हैं डिसरेफिज्म में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे हो गए न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो गए, ये असल में डिसरेफिज्म की वजह से आते हैं। इसी तरह दूसरा हमारे पास हो गया, क्या हुआ, दूसरा हमारे पास हो गया फिर न्यूरो ट्यूब डिफेक्ट्स में स्पाइना बिफिडा ओकल्टा, स्पाइना बिफिडा एपर्टा में फिर मेनिंगोसील, मेनिंगोमाइलोसील या माइलोमेनिंगोसील या फिर माइलोशिसिस, ये सारे के सारे डिसरेफिज्म की वजह से आती हैं। तो डिसरेफिज्म की डेफिनेशन क्या है, डिफेक्ट्स ऑफ फ्यूजन ऑफ न्यूरल ट्यूब इन्वॉल्विंग न्यूरल ट्यूब इटसेल्फ, इन्वॉल्विंग द बोन एंड द स्किन। इसको ये है डेफिनेशन ऑफ डिसरेफिज्म की। डिसरेफिज्म की वजह से क्या हो सकती है, न्यूरल ट्यूब एंड डिफेक्ट्स होती हैं। और मैंने आपको क्या कहा था, सीवियर फॉर्म ऑफ डिसरेफिज्म कौन सी है, सीवियर फॉर्म ऑफ डिसरेफिज्म इज मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ डिसरेफिज्म इज माइलोमेनिंगोसील, ठीक है, ठीक है ना। तो ये तो था छोटा सा जो है डिसरेफिज्म के बारे में इंट्रोडक्शन। देखें, याद रखें कंजेनिटल एंड डेवलपमेंटल एनोमलीज की फिर सब हेडिंग्स में आपको बताता हूँ, ठीक है, एक बार यहाँ से करके, ठीक है। देखें कंजेनिटल एंड डेवलपमेंटल एनोमलीज और इन न्यूरोसर्जरी, ठीक है ना। न्यूरोलॉजी में क्या क्या है, देखें सबसे पहले इसके अंडर हम डिसरेफिज्म पढ़ते हैं, डिसरेफिज्म, ठीक है। डिसरेफिज्म के अंदर फिर हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स पढ़ते हैं, जिसमें आपको मैंने बताया था स्पाइना बिफिडा ओकल्टा, स्पाइना बिफिडा एपर्टा, इसके नीचे फिर मैंने 3 और बताए थे, माइलोसील, माइलोमेनिंगोसील, माइलोशिसिस, ठीक है, ये हो गए। उसके बाद हम पढ़ते होते हैं, क्या पढ़ते हैं इसमें, इंसेफेलोसील, ठीक है, इंसेफेलोसील, डिसरेफिज्म नहीं, एक मिनट, फिर दूसरे नंबर पे इंसेफेलोसील, इसके नीचे डिसरेफिज्म, फिर इंसेफेलोसील पढ़ते हैं, इंसेफेलोसील। फिर हम क्या पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ते हैं क्रेनियो साइनोस्टोसिस,
क्रेनियोसाइनोस्टोसिस पढ़ते हैं, फिर हम इसी में हाइड्रोसेफलस पढ़ते हैं, फिर हम इसी में आर्नल्ड चेरी मेलफॉर्मेशंस पढ़ते हैं। ये सारे के सारे ये टेबल आप याद रखें, ठीक है ना। टेबल कौन सी, कंजेनिटल एंड डेवलपमेंटल एनोमलीज में, ठीक है। डिसरेफिज्म के नीचे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के नीचे स्पाइना बिफिडा ओकल्टा, स्पाइना बिफिडा एपर्टा, माइलोसील, माइलोमेनिंगोसील और माइलोशिसिस। उसके बाद एंसेफेलोसील, उसके बाद क्रेनियोसाइनोस्टोसिस, हाइड्रोसेफलस HC लिखता हूँ मैं इसको, और एक आर्नल्ड केरी मेलफॉर्मेशन, ठीक है। अब हम आर्नल्ड केरी मेलफॉर्मेशंस पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए आर्नल्ड केरी मेलफॉर्मेशंस की हम बात करें तो आर्नल्ड केरी मेलफॉर्मेशंस आर ऑफ टू टाइप्स, टाइप 1 आर्नल्ड केरी मेलफॉर्मेशन और टाइप 2 आर्नल्ड केरी मेलफॉर्मेशन। सही है, तो पहले हम टाइप 1 आर्नल्ड केरी मेलफॉर्मेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। टाइप 1 देखें, इसका निमोनिक याद रखें, T गोज इनटू द सी, ठीक है, T गोज इनटू सी, ठीक है। निमोनिक क्या है इसका, हर्निएशन ऑफ द टॉन्सिल, T फॉर टॉन्सिल, इनटू द सर्वाइकल कैनाल, ठीक है ना। ये इसका निमोनिक है। इसमें क्या होता है, जो टॉन्सिल्स होते हैं ना, जो सेरिबेलर टॉन्सिल्स होते हैं ना, वो हर्निएट कर जाते हैं सर्वाइकल कैनाल के अंदर। दोबारा देखें, हर्निएशन ऑफ सेरिबेलर टॉन्सिल्स इनटू द सर्वाइकल कैनाल, ठीक है। अच्छा, इसको देखें, दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट तो ये है कि हर्निएशन ऑफ सेरिबेलर टॉन्सिल्स इनटू द सर्वाइकल कैनाल। दूसरा पॉइंट, दिस इज एसोसिएटेड विद साइरिंगोमाइलिया, ठीक है। और तीसरा पॉइंट ये है कि हाइड्रोकेफलस इज एब्सेंट, हाइड्रोकेफ इज एब्सेंट इन टाइप 1 आर्नल्ड चेरी मेलफॉर्मेशंस, ठीक है। चिल्ड्रंस जो होते हैं वो यूजुअली एसिम्टोमेटिक होते हैं, लेकिन जब एडल्टहुड आ जाता है ना, तो फिर सिम्टम्स अपीयर होते हैं। किस तरह के सिम्टम्स अपीयर होते हैं इसमें, देखें, इसमें रिकरेंट हेडेक होता है पेशेंट को, नेक पेन होता है, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी होती है, और प्लस होता है प्रोग्रेसिव लोअर एक्सट्रीमिटी स्पास्टिसिटी। इसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव लोअर एक्सट्रीमिटी स्पास्टिसिटी। तो ये सिम्टम्स लेके पेशेंट आपके पास आएगा अगर वो आर्नल्ड चेरी मेलफॉर्मेशन टाइप 1 का पेशेंट है तो, ठीक है ना। अब टाइप 2 में क्या होता है, ठीक है ना। टाइप 2 में जाने से पहले मैं आपको टाइप 1 की मैं एक फिगर दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो ये देखें, यहाँ पे आप देखें तो ये जो सेरिबेलर जो टॉन्सिल्स हैं इस पॉइंट पे, ये हो गए हैं हर्निएट इनटू द सर्वाइकल कैनाल, ठीक है। ये टाइप 1 आर्नल्ड चेरी मेलफॉर्मेशन की एक अच्छा MRI इमेज है, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं कि ये सेरिबेलम है, पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा, स्पाइनल कॉर्ड, और यहाँ से ये फोरामेन मैग्नम से जो है वो नीचे ये हर्निएट कर जाता है, ठीक है। जबकि यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये जो यहाँ पे एरो है, ये आपको न दिखा रहा है, ये पोस्टीरियर आर्च ऑफ फोरामेन मैग्नम है, ठीक है। तो इसी पोस्टीरियर आर्च ऑफ फोरामेन मैग्नम से नीचे आगे ये सेरेब्रल टॉन्सिल्स हर्निएट हो रहे हैं, और ये है आर्नल्ड टाइप 1 आर्नल्ड चेरी मेलफॉर्मेशन। आर्नल्ड चेरी मेलफॉर्मेशन की एक बात याद रखें कि इसमें साइरिंग, नीचे देखेंगे ना आप स्पाइनल कॉर्ड में, आपको साइरिंगोमाइलिया नज़र आएगा। इसमें एक बात याद रखें कि आर्नल्ड चेरी मेलफॉर्मेशन टाइप 1 जो है, इसमें मैंने कहा कि इसमें साइरिंगोमाइलिया होगा, टाइप 2 में साइरिंगोमाइलिया नहीं होता, ठीक है। और याद रखें टाइप 1 में हाइड्रोसेफलस नहीं होता, टाइप 2 में हाइड्रोसेफलस होता है, ठीक है ना। अब देखिए, जो टाइप 1 आर्नल्ड चेरी मेलफॉर्मेशन है, ये कभी कभी इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है ऑन MRI, अगर ए पेशेंट एसिम्टोमेटिक हो। जैसा कि मैंने कहा था पहले के पेशेंट इनमें अक्सर एसिम्टोमेटिक होते हैं, स्पेशली चाइल्डहुड में, बाद में एडल्टहुड में सिम्टम्स आ जाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा याद रखें, इसके अलावा जो आर्नल्ड चेरी टाइप 1 है, इसमें क्या होता है, जो ब्रेन स्टेम होता है ना, ब्रेन स्टेम और लोअर क्रेनियल नर्व्स वो नॉर्मल होती है, याद रखें, ठीक है ना। ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब जो टाइप 2 चेरी मेलफॉर्मेशंस हैं, टाइप 2 चेरी मेलफॉर्मेशंस देखें, याद रखें, टाइप 2 इज़ एन एनोमली ऑफ द हाइंड ब्रेन, एनोमली ऑफ द
हाइंड ब्रेन, ठीक है ना। जबकि हमने क्या कहा था, टाइप 1 में जो ब्रेन स्टेम वो नॉर्मल रहता है, ठीक है। तो टाइप 2 में हाइंड ब्रेन इज़ नॉट नॉर्मल, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, दूसरी पॉइंट, एक पॉइंट तो ये कि एनोमली ऑफ द हाइंड ब्रेन है, दूसरा पॉइंट इसमें हाइड्रोसेफलस पॉजिटिव होता है। क्यों, इसके जब पॉजिटिव होता है तो फिर देयर विल बी रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर। इंट्राक्रैनियल प्रेशर जब रेज होता है तो इंफीरियर वर्मिस, पोन्स और मेडुला जो है, ठीक है ना, ये क्या, ये लोअर ब्रेन स्टेम है ना, प्लस, ठीक है। फिर अब ये जो है ना, ये इंफीरियर वर्मिस, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लांगेटा, ये दे आर पुश्ड थ्रू द सर्वाइकल कैनाल, ठीक है ना। इट इज़ एसोसिएटेड विद माइलोमेनिंगोसील, याद रखें। टाइप 2 में चेरी मेलफॉर्मेशंस आर एसोसिएटेड विद माइलोमेनिंगोसील, जबकि मैंने टाइप 1 के बारे में क्या कहा था, टाइप 1 इज एसोसिएटेड विद साइरिंगोमाइलिया और इसमें हाइड्रोकेफलस एब्सेंट होता है, जबकि टाइप 2 में देयर इज हाइड्रोकेफलस, ठीक है। टाइप 2 इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इलोंगेशन ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल, उसके बाद किंकिंग ऑफ द ब्रेन स्टेम, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इंफीरियर वर्मिस, पोन्स और मेडुला इनटू कहाँ, into the cervical canal due to increased cranial pressure और that is because of hydrocephalus, ठीक है ना। इन्वेस्टिगेशंस देखें क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशंस हम एक्सरेज कराएंगे, इसमें स्मॉल पोस्टीरियर फोसा नज़र आएगा और वाइडेंड सर्वाइकल कैनाल नज़र आएगी। कॉमन सेंस है, स्मॉल पोस्टीरियर फोसा, वाइडेंड सर्वाइकल कैनाल। एमआरआई में देखें, एमआरआई में सिरिबेलर टॉन्सल नज़र आएगा आपको, जैसा कि मैंने पहले बताया। अभी एमआरआई में प्रोट्रूडिंग इनटू द सर्वाइकल कैनाल बिलो फोरामेन मैग्नम, ये टाइप 1 में नज़र आएगा। टाइप 2 में क्या नज़र आएगा, टाइप 2 में नज़र आएगा हैंड ब्रेन एनोमलीज नज़र आएंगे आपको इन टाइप 2, ठीक है। याद रखें, ब्रेन स्टेम एंड जो लोअर क्रेनियल नर्व्स है वो नॉर्मल होती हैं टाइप 1 में, जबकि देयर इज एबनॉर्मल ब्रेन स्टेम एंड स्ट्रेचिंग ऑफ द लोअर सर्वाइकल नर्व्स इन टाइप 2। अब इन्वेस्टिगेशन तो हमने देख ली, दोनों में एमआरआई और एक्सरे करेंगे। मैनेजमेंट क्या करेंगे, मैनेजमेंट देखें, सर्जिकल डीकम्प्रेशन करेंगे और इसमें हम सब ऑक्सीपिटल क्रेनिएक्टमी करेंगे। क्रेनिएक्टमी करने के बाद पोस्टीरियर आर्च ऑफ द फोरामेन मैग्नम को हम रिमूव करेंगे, पोस्टीरियर रिंग ऑफ द C1 को भी हम रिमूव करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, पोस्टीरियर आर्च ऑफ फोरामेन मैग्नम को रिमूव करेंगे, पोस्टीरियर रिंग ऑफ C1 को भी रिमूव करेंगे। ऐसा करने से जो कंप्रेशन पड़ती है वो उसमें रिलीफ होगी और CSF, नॉर्मल CSF का जो फ्लो पैटर्न है उसको हम दोबारा इस्टेब्लिश करने में कामयाब होंगे, ठीक है ना। क्या होंगे, टू इस्टेब्लिश नॉर्मल CSF फ्लो पैटर्न, ठीक है, री इस्टेब्लिशमेंट होगी नॉर्मल CSF फ्लो पैटर्न की, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट है सर्जिकल क्रेनिएक्टमी टाइप 1 टाइप 2 में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं डेंडी वॉकर मेलफॉर्मेशन, ठीक है ना। डेंडी वॉकर मेलफॉर्मेशन जो है, दिस इज़ मोस्ट कॉमन पोस्टीरियर क्रेनियल फोर्सा मेलफॉर्मेशन। पोस्टीरियर क्रेनियल फोर्सा मेलफॉर्मेशंस में और कौन कौन से हैं, आर्नल्ड चेरी मेलफॉर्मेशन टाइप 1 टाइप 2, डेंडी वॉकर मेलफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो ये दोनों के दोनों पोस्टीरियर मेलफॉर्मेशंस हैं, पोस्टीरियर फोर्सा मेलफॉर्मेशंस हैं। देखें इसमें क्या होता है, डेवलपमेंटल फेलियर ऑफ रूफ ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। डेंडी वॉकर मेलफॉर्मेशन में क्या होता है, डेवलपमेंटल फेलियर ऑफ रूफ ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, या फिर इसमें क्या होती है, एजेनेसिस ऑफ सेरिबेलर वर्मिस, ठीक है ना। अब क्या होता है, या फिर एजेनेसिस ऑफ सेरिबेलर वर्मिस, इसकी वजह से फिर क्या होती है, फोर्थ वेंट्रिकल की जो होती है इनलार्जमेंट होती है। जब फोर्थ वेंट्रिकल इनलार्ज होती है ना, सिस्टिक एक्सपेंशन हो जाती है फोर्थ वेंट्रिकल की, कहाँ पे, पोस्टीरियर फोसा में, ठीक है ना। अब जब सिस्टिक एक्सपेंशन होती है पोस्टीरियर फोसा में तो सेरिबेलम जो है, सेरिबेलम की क्या होती है, हाइपो मिड लाइन हाइपोप्लेजिया होती है, ठीक है, या फिर सेरिबेलम एबनॉर्मल होता है इन पेशेंट्स में, ठीक है ना। साथ साथ में फिर एजेनेसिस ऑफ कॉर्पस कैलोजम भी होती है। कॉर्पस कैलोजम या तो बनता है, एबनॉर्मल होता है, या फिर एब्सेंट होता है डेंडी वॉकर मेलफॉर्मेशन में। देखें ये जो है ये आपका पेशेंट का स्कल है और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो है रूफ ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल है। रूफ ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल अगर इसमें डेंडी वॉकर मेलफॉर्मेशन में
इसकी डेवलपमेंटल फेलियर हो रूफ ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल की, तो क्या होता है, यहाँ से सिस्टिक एक्सपेंशन होती है फोर्थ वेंट्रिकल की इनटू द पोस्टीरियर फोसा। ये देखें सिस्टिक फॉर्मेशन, सिस्ट फॉर्मेशन इन पोस्टीरियर फोसा, जिसकी वजह से कंप्रेसिव इफेक्ट्स होते हैं। और या तो सिरिबेलम एबनॉर्मल होता है, यहाँ पे देखें एबनॉर्मली फॉर्म सिरिबेलम आपको नज़र आ रहा है, और या फिर इसकी मिड लाइन सिरिबेलर हाइपोप्लेजिया होगा। इसके साथ साथ ये जो है कॉर्पस कैलोजम में भी इफेक्ट करता है। कॉर्पस कैलोजम या तो एब्सेंट होता है या फिर एबनॉर्मली फॉर्म्ड होता है, दोनों के दोनों कॉर्पस कैलोजम और सिरिबेलम इसमें या एबनॉर्मली फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसकी वजह से जब सिस्टिक एक्सपेंशन होती है तो पेशेंट को हाइड्रोकेफ होता है। हाइड्रोसेफलस की वजह से फिर रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी बढ़ जाता है पेशेंट में, और रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर की वजह से मैक्रोसेफेली होगी, लार्ज हेड होगा पेशेंट का, और कंप्रेसिव इफेक्ट्स होंगे ब्रेन स्टेम में। ये देखिए, ये पोन्स है, मेडुला ऑब्लांगेटा, पोन्स, इनमें कंप्रेसिव इफेक्ट्स होंगे जिसकी वजह से सिम्टम्स आएंगे। तो यह है डेंडी वॉकर मेलफॉर्मेशन। डेंडी वॉकर मेल फॉर्मेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रायड है वो कभी कभी पूछा जाता है। तो इसमें देखें, हाइपोप्लेजिया ऑफ द वर्मिस, सिफेलेड रोटेशन ऑफ वर्मियन रेमिनेंट, और सिस्टिक डायलेटेशन ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल, ये दूसरा है कंपोनेंट है ट्रायड का। और तीसरा कंपोनेंट है, ये देखें, पहला, दूसरा और तीसरा कंपोनेंट है। तीसरा कंपोनेंट जो है वो दैट इज़ इनलार्ज पोस्टीरियर फोसा विद टॉर्क्यूलर लैम्बडॉइड इन्वर्जन। तो ये एक ट्रायड है डेंडी वॉकर मेलफॉर्मेशन का। अब क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, देखें इसमें मेन प्रॉब्लम क्या होती है डेंडी वॉकर मेलफॉर्मेशन में, जो है फोर्थ वेंट्रिकल की डायलेटेशन होती है। रूफ ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल बनती नहीं है जिसकी वजह से डायलेटेशन होती है। अब इसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रोकेफलस होता है। हाइड्रोकेफलस में की वजह से जो मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ डेंडी वॉकर मेलफॉर्मेशन है वो है मैक्रोसिफली। ये एमसीक्यू आता है, ठीक है ना। मैक्रोसिफली इज़ द मोस्ट कॉमन डेंडी वॉकर मेलफॉर्मेशन मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल फीचर याद रखें। और देखें, इसमें रैपिड इंक्रीज़ होता है हेड साइज़ में बिकॉज ऑफ हाइड्रोकेफलस, और फिर हाइड्रोकेफलस की वजह से ही प्रेशर की वजह से प्रोमिनेंट ऑक्सीपुट बन जाता है पेशेंट का। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स में देखें कि देयर इज़ इन्वॉल्वमेंट ऑफ पोस्टीरियर फोसा ना, पोस्टीरियर फोसा डिस्टर्ब हो रहा है पेशेंट का, तो इसमें लॉन्ग ट्रैक साइंस आएंगे। अच्छा, जो है लॉन्ग ट्रैक साइंस, देखें लॉन्ग ट्रैक साइंस क्या होते हैं इसके बारे में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसी तरह सिरिबेलर एटेक्सिया, क्योंकि सिरिबेलम इन्वॉल्वमेंट की वजह से एटेक्सिया पेशेंट को होता है। और जो है ड्यू टू स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मेलिटीज़ पेशेंट को डिलेड कॉग्निटिव जो है डिलेड कॉग्निटिव और मोटर माइलस्टोन्स आते हैं, ठीक है, ठीक है ना। याद रखें कि डेंडी वॉकर मेलफॉर्मेशन में 70% ऑफ द पेशेंट्स जो हैं उनमें CNS एब्नॉर्मेलिटीज़ होती हैं, नॉट ऑल ऑफ देम, ठीक है, ऑलमोस्ट 70%, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होगी डेंडी वॉकर मेलफॉर्मेशन में, MRI आप कराएंगे। MRI में आपको ऑब्वियसली फोर्थ वेंट्रिकल डायलेटेड सिस्टिक डायलेटेशन नज़र आएगी, ठीक है। और अब ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट क्या होती है इसमें हम, क्योंकि देखें पेशेंट के ब्रेन स्कल में एक सिस्टिक कैविटी बनी हुई है, ठीक है ना, ब्रेन में। अब सिस्टिक कैविटी की वजह से हाइड्रोकेफलस से, कॉमन सेंस है, हाइड्रोकेफलस की वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज हो रहा है, ठीक है। अब इस इंट्राक्रेनियल प्रेशर की वजह को रिलीव करने के लिए हम क्या करेंगे, पेशेंट को शंट डालेंगे। वी विल शंट द सिस्टिक कैविटी, अच्छा, ठीक है, जिसकी वजह से उसके सिम्टम्स में रिलीफ आ सकता है, ठीक है। अगर हम CNS एब्नॉर्मेलिटीज़ की बात करें तो 70% ऑफ द पेशेंट्स जो हैं उनमें CNS एब्नॉर्मेलिटीज़ होती हैं। और एजेनेसिस ऑफ सेरेब्रल पोस्टीरियर सेरेब्रल वर्मिस, कॉर्पस कैलोजम और कॉर्टिकल डिस्प्लेजिया इसमें होगा, और पॉलीमाइक्रोगायरिया होता है CNS एब्नॉर्मेलिटीज़ में से। ये कॉमन है डेंडी वॉकर मेलफॉर्मेशन में।